Hello and welcome to another episode of Candid Talks with Bharat V. This is Bharat Vatsa, your host of the show, and in today's episode, we will be talking to Ria Roy, India Book of Records holder for visiting Mustang Valley, Nepal, on her gearless scooter at the mere age of 24. Please do listen to the episode till the end of the show. Before we begin, please do not forget to subscribe, like this podcast, and you can connect with me on my Facebook page at Candid Talks with Bharat V. So let's welcome Ria Roy. Hello everyone, I am Ria Roy from Asansol, West Bengal and India Book of Record holder for visiting Mustang Valley, Nepal on gearless from India. और आप मुझे आज सुन रहे हैं on Candid Talks with Bharat V. Hi Ria, how are you doing? How are you putting up in this lockdown situation? हेलो अभी तो पैंडेमिक चल रहा है तो हम लोग सब घर में ही हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी सब घर में ही हैं और इस सिचुएशन में बस पुराने वीडियोस देख के ही अभी जा रहा है दिन और वेट कर रहे हैं कि कब लॉकडाउन खुले उसके बाद एक नेक्स्ट राइड हो. Right. So even your exams are also over, so I believe you must be busy online and waiting for this lockdown to get lifted and start the rides. So how is the lockdown situation there? I mean, because here in Maharashtra where I am, lockdown तो अभी थोड़ा relaxation तो हो गया है. आसनसोल में you are still in Asansol, right? Yes. So वहाँ पर अभी relaxation कुछ हुआ है? Is there any timings between what time to what time you can go out? एक्चुअली 2 वीक्स पहले कोई लॉकडाउन था ही नहीं और फिर अभी 2 वीक से केसेस बहुत बढ़ रहे हैं कोरोना का. तो अभी वीक में 2 डेज जैसे थर्सडे और सैटरडे लॉकडाउन होता है फुल और बाकी 5 डेज नॉर्मल लाइफ सब लोग लीड करते हैं. शॉप्स ओपन रहते हैं फिर लोग काम पे भी जाते हैं तो ये सफल होते रहता है डेज. जैसे इस वीक पे थर्सडे और सैटरडे था नेक्स्ट वीक पे शायद वो मंडे और नेक्स्ट कुछ और एक डे होगा. ऐसे सफल करके ही हो रहा है. Okay. So Ria, you are just 24, I believe, and a final year student. How did you get into riding? I mean, how did it become your passion? In 2016 I started my riding. तब मतलब ट्रैवलिंग बचपन से ही था लेकिन उसको स्कूटर में लेके आना ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मेरे लिए. फर्स्ट राइड जैसे होता है ना सब राइडर का एक ड्रीम होता है कि लाइफ में कभी हम लोग जाएंगे लद्दाख. वो ड्रीम होता है सबका ही और मेरा राइडिंग स्टार्ट ही हुआ लद्दाख से. उससे पहले मैं कभी 40 किलोमीटर भी राइड नहीं किया घर से अपना. लेकिन उसके बाद आसनसोल से दिल्ली का ट्रैफिक जब मैंने क्रॉस किया उससे पहले तो इतना बड़ा ट्रैफिक मैंने कभी देखा भी नहीं. तो आपने इसके लिए कुछ प्रिपरेशन किया था? बिकॉज आई थिंक आपका जो स्कूटर था सडन प्लान हो गया था. और आपने 113 सीसी का स्कूटर था शायद जब आपने शुरू किया था राइडिंग. तो लद्दाख आपने उसी पे किया था? हाँ उसी में किए थे. और अभी आप कौन सा मशीन राइड करते हो? which अभी मेरे पास एप्रिलिया 150 है. एप्रिलिया एस्टार 150. Okay. So tell us something about this Ladakh ride. I mean, I'm really excited to know about this, right? Because Ladakh, I've been there twice, and doing it on gearless scooter. Although I have seen many people, doing it on जो लोकलाइट्स होते हैं वहाँ के. आई हैव सीन पीपल राइडिंग बजाज चेतक या होंडा जो स्कूटर आता था पहले केयरलेस, वहाँ पे लोकल तो बहुत राइड करते हैं. बट आई थिंक ओनली वन ग्रुप हु डिड अर्लियर
very very long ago. That was on moped. I think it was a group of 10 people. But उसके बाद I have not heard anybody else doing it on a gearless scooter. तो वो एक आपका एक्सपीरियंस जो है लद्दाख का, वो थोड़ा सा बताएंगे हमारे लिसनर्स को? हाँ जरूर। वो एक्चुअली पहले मेरा प्लान हुआ था कि पुरी जाना है, आसनसोल से पुरी बहुत नजदीक है, 600 किलोमीटर समथिंग है। Okay. तो उसके बाद मेरे जो राइड पार्टनर थे वो भी होंडा ड्रीम योगा से थे, जो कि लोअर सीसी बाइक है। Okay. तो हम लोगों को किसी ने मतलब वो फ्रेंड ग्रुप में होता है ना कि क्या पुरी जा रहे हो, लद्दाख जाओ, मनाली जाओ, तो वो थोड़ा ऐसे बोल दिए। लेकिन पता नहीं था हम लोगों को। अभी जैसे दिल्ली जाते हैं तो 100 मिलते, फ्रेंड बन गए, कनेक्टिविटी बढ़ गया लोगों से। तब ऐसा कोई एक भी नहीं था कि वहां जाके हम लोग किसी से मिले। और जो कि आसनसोल यहाँ पे तब 2016 में राइडिंग कल्चर इतना आगे नहीं बढ़ा था। कोई छोटा छोटा ग्रुप था तो उतना पता नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ सीनियर्स थे, उनसे जाके पूछे कि भैया ऐसे लद्दाख जाना है, आप बस रूट बना के दो। तो उन्होंने एकदम सिंपल एक रूट बना के दिया कि कश्मीर से जाओ और मनाली होके आ जाओ। उसमें पैंगोंग लेक भी नहीं था, बस खाटूंगला था उसमें। अच्छा। तो वो ना पूरी जाना था पूरी हम लोगों को, और वो सडनली 3-4 दिन में डिसाइड हो गया कि हम लोगों को जाना है लद्दाख, और निकल पड़े। मतलब हम लोगों को इतना भी नहीं पता था उस टाइम पे कि लद्दाख में बीएसएनएल का पोस्टपेड सिम यूज करना होता है, प्रीपेड तब नहीं चलता था वहां पे। तो हम लोगों के पास जो सिम था हम लोग उसी पे चले गए। और वहां पे कर्फ्यू भी हो रहा था। जिस दिन हम लोग डाल लेक पहुंचे उस दिन वहां पे 46 मतलब 46 डेज था जब वहां पे कर्फ्यू चल रहा था। हम लोगों ने अपने आंखों के सामने पत्थरबाजी देखे, आर्मी ने हम लोगों को 1-1 घंटा रोका। दिल्ली से जितना हम लोग आगे बढ़ रहे थे, हर एक मतलब ऐसा कोई नहीं था जो बोला कि एक राइड कंप्लीट होगा। सब बोल रहा था कि आप लोग वापस चले जाओ, क्योंकि आगे से आपको तो घुमा ही देगा। लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारे कि और आगे जाते, देखते क्या होता है क्या होता है। जहाँ से वो लोग घुमा देंगे वहां से वापस आ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने मतलब कोई आर्मी ने रोका नहीं, सबने बहुत हेल्प करा और हम लोग कश्मीर में स्टे नहीं ले पाए। हम लोग उसके बाद कश्मीर क्रॉस करके मतलब डाल लेक वो क्रॉस करके उसके बाद हम लोग स्टे लिए थे, क्योंकि वहां पे स्टे करने का सिचुएशन नहीं था। तो ऐसे करके लद्दाख पहुंचे, फिर परमिट वो सारा चीज वहां पे अप्लाई किए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग खारदुंगला के लिए रेडी हुए थे। तो लास्ट 2-3 किलोमीटर बहुत ही टफ था। ऐसा भी था कि एक बार हमको स्कूटी से उतर के फिर लेके जाना पड़ा, जस्ट 100 मीटर समथिंग। क्योंकि हवा नहीं था ना, तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। लेकिन अल्टीमेटली हम लोग पहुंच गए। वो गाड़ी खींचने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, राइट? हाँ, थोड़ा सा लिटिल बिट, ज्यादा नहीं था वो। ओके, that's I think it would have been really adventurous for you, लद्दाख, और वो भी फर्स्ट राइड, and that also on gearless scooter. तो आप अकेले थे साथ में, और कितने लोग थे? आप लोग कितने लोग थे साथ में? मैं थी और मेरे एक फैमिली मेंबर, एक रिलेटिव है। तो कजन वो थे, वो अपने बाइक पे थे होंडा ड्रीम योगा से, और मैं अपनी स्कूटी पे थी। अच्छा, बस सिर्फ 2 लोग थे आप लोग? हाँ, 2 लोग थे। तो आपने कुछ ऐसा सोचा नहीं कि फर्स्ट राइड हम लोग कर रहे हैं और इतना लद्दाख करेंगे, वो भी फर्स्ट टाइम, और वहाँ पर ऐसे ऐसे रूट्स हमको मिल सकते हैं जहाँ पे कोई हेल्प नहीं मिलेगी या कुछ? तो आपने कुछ प्रिपरेशन किया था कि अगर कुछ स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पार्ट्स रिप्लेस करने पड़े, पंचर हो गया, तो वो सब कैसे आप करेंगे ठीक? तो उस चीज के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को? नहीं, एक्चुअली मैं पहले ही जो बता चुकी हूँ कि वो अनप्रिपेयर्ड ट्रिप था। मतलब मैंने उससे पहले, अभी मुझे पता है कि लद्दाख टफ है, अभी मुझे पता है। जैसे नेपाल में जब किया 2019, उससे पहले मैंने बहुत होमवर्क किया कि वहां पे पंक्चर किट था मेरे साथ, गियर ऑयल था, इंजन ऑयल था, सारा चीज मैंने कैरी किया उस टाइम पे। लेकिन लद्दाख वो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे कुछ पता ही नहीं था, और इतना भी नहीं पता था कि वो टफ है। तो वो डर कभी आया नहीं। अगर पहले से पता हो जाता कि वो टफ है तो मैं प्रिपरेशन लेके जाती। लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि लद्दाख है क्या, तो मैं बस, होता है ना कि चली गई बाइक लेके, और सडनली मेरा ट्रिप कंप्लीट हो गया। अच्छा, एंड
टचवुड आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आई उस ट्रिप में? नहीं नहीं नहीं, अमेजिंग। उस ट्रिप में नहीं। लकीली मेरा अभी तक जितना भी ट्रिप रहा, हम्म। नॉर्थ ईस्ट या भूटान, नेपाल, साउथ इंडिया, किसी में भी अभी तक मैंने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हाँ, उसके बाद आई बिलीव आपने 2017 में वापस से लद्दाख किया विद टीवीएस हिमालयन हाई सीजन 3, हम्म, एंड हाँ उसके हाँ बाद आपने सिक्किम, भूटान, नॉर्थ ईस्ट ये सब भी किया। तो हाँ। आई एम श्योर उस टाइम तो आप लोगों ने आप यू मस्ट बी मोर देन 2 people। आप किसी ग्रुप के साथ गए थे या उसमें भी आप 2 लोग किसी दूसरे ग्रुप को ज्वाइन टीवीएस, करके वैसे गए थे? टीवीएस वाला में। एनी आई मीन टीवीएस तो खैर आपने उनका ग्रुप के साथ आप गए थे, टीवीएस हिमालयन हाई सीजन 3 में आपने पार्टिसिपेट हाँ किया था। टीवीएस का तो, हाँ वो ऑल ओवर इंडिया से कुछ पार्टिसिपेंट्स आए थे पहले। हम्म। फिर उसके बाद वहां पे 3 टेस्ट हुए थे, ड्राइविंग का, कुछ रिटर्न। उसके बाद वहां से टॉप 12 को चुना गया था। वेस्ट बंगाल से मैं गई थी ओके। और सिलेक्ट भी हुई थी वहां पे। अच्छा। ओके। और और मेरा नॉर्मली बाकी जो राइड रहता है उसमें मैक्सिमम 2 ही रहता है, 2 से 3। मैं ग्रुप राइड नहीं करती हूँ, मैं ओके। ग्रुप इसको नहीं बोलूंगी। ओके। तो सोलो मैं अभी तक नहीं किया। सोलो 800 किलोमीटर लास्ट में गई हूँ। अच्छा, so basically you and your friends, that's it. हाँ। Okay. So how do you manage these long rides along with your studies? जैसे मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ, तो उसमें सेमिस्टर आता है ईयरली 2, और सेमिस्टर के बाद एक 1 महीने का छुट्टी मिलता है। और Okay. वो मेरा टारगेट पहले से ही रहता है कि वो 1 महीना मुझे घूमना है। Right. उस टाइम पे कहीं नहीं जाओ। घर तो मैं आती रहती हूँ, जैसे हाँ हाँ। मंथली 1 2 दिन 3 दिन के लिए। हम्म। वो 1 मंथ मेरा पहले से ही टारगेट होता है, बजट फिक्स्ड होता है, रूट फिक्स्ड होते हैं। बस Okay. वो होता है ना कि हम लोग मनी कलेक्ट करते हैं इधर उधर से, हाँ क्योंकि हाँ। स्टूडेंट है तो बजट तो हम लोगों को देखना पड़ता है ना। करेक्ट करेक्ट, तो आप पूरे साल अपना वो सेविंग करते हाँ, होगे उसके लिए। सेविंग्स करके करके फिर जो 1 महीना होता है, वो 1 महीना कहीं नहीं देखना है, सिर्फ राइड पे तो फोकस है। लद्दाख वाले ट्रिप में आपका कितना हुआ होगा खर्चा राउंड अबाउट? उसमें मेरा ऑलमोस्ट 40,000 पर पर्सन हुआ था, क्योंकि अच्छा। फर्स्ट ट्रिप था तो तब पता नहीं था कि बजट ट्रिप कैसे करते हैं। ओके। अभी तो पता चल गया, हर जगह खाना से लेके रहने से लेके, हाँ अभी हाँ। बहुत कम में भी हम लोग घूम के आ सकते हैं। अच्छा। फर्स्ट ट्रिप तो हो जाता है थोड़ा ज्यादा। एंड टिपिकली जैसे हम लोग बाइक्स पे जाते हैं तो उस पे तो हम लोग सैडल बैग वगैरह लगा लेते हैं, एंड वी हैव दी बॉक्सेस एंड ऑल, राइट, जो स्पेसिफिकली बाइक्स के लिए आते हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती इतनी। बट एप्रिलिया, अभी आपके पास एप्रिलिया है, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ पैनियर्स आते हैं, सैडल बैग वगैरह, आप मतलब उसमें आप कैसे आप फिट कैसे करते हो, बैग कैसे जी, लेके मैं जाते हो? सैडल बैग यूज करती हूँ, वाइटेरा का उल्फ सैडल बैग, जो पल्सर एनिस के लिए यूज होता है ओके। वो। और उसको मैं अंदर उसका जो स्ट्रैप है अंदर डाल के मैं डिक्की उसको लॉक कर सकती हूँ, क्योंकि हाँ। उसी का ओके। स्ट्रैप बहुत पतला आता है, थिन। बाकी ओके। दूसरा सैडल बैग का स्ट्रैप थोड़ा मोटा आता है, तो डिक्की लगता नहीं है। ओके। और मैंने अभी एप्रिलिया के पीछे एक टॉप बॉक्स इंस्टॉल किया है। ओके। बस इतना ही होता है। ओके। ओके। उसके बाद आई थिंक आपने म्यांमार भी किया था वाया मोरे बॉर्डर, एंड आई बिलीव दिस वाज वन ऑफ योर मोस्ट एडवेंचरस राइड which you say. हाँ। Can you tell our listeners about this experience? ये राइड मैंने किया था विद 5 स्टेट्स, 5 और 6 स्टेट्स, अरुणाचल छोड़ के, जो नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स बोला जाता है। Yeah. तो उसमें से बस अरुणाचल मैंने नहीं किया, क्योंकि वो अलग ही एक अलग स्टेट है, जिसको करने में 20 डेज तो लगता ही लगता है। Right. तो Yeah. इसीलिए मैंने बाकी का स्टेट को एक साथ किया। और उसमें नागालैंड था, मणिपुर था, मिजोरम था, असम था। Mm-hmm. और नागालैंड का 2 3 बहुत ऑफबीट प्लेस है, जहाँ पे मोन बोल के एक विलेज है। वहां से थोड़ा सा आगे लुंगुआ बोल के एक विलेज है, जो इंडिया का लास्ट विलेज है। Okay. और वहां पे अभी तक हेड हंटर्स दिखते हैं, जो कि 30 to 35% अभी जिंदा है।
ओह, इसके बाद ये जो प्रजाति है ये विलुप्त हो जाएंगे, ये अब हम ओके, लोगों को कभी देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इनको हेड हंटर्स बोला जाता है। ये लोग जब एक दूसरे मतलब होता है ना दो ग्रुप में, जब ये लोग अपने खाने पीने के लिए युद्ध करते थे तो हाँ, सर हाँ, और पैर दोनों काट देते थे और ओहो, हेड हंटिंग करके लाते थे, तो ओह, इसीलिए इन लोगों का नाम हेड हंटर्स है। तो और वहां पे जो एक राजा है उस जगह का, हम्म, वो इंडिया और म्यांमार दोनों का ही राजा है, और उनका जो घर है वो ओपन बॉर्डर है, उनका किचन इंडिया में है और बेडरूम म्यांमार में है। ओह, तो वहां पे इंडियन आर्मी भी मतलब गार्ड देते हैं, और उधर से म्यांमार आर्मी भी ओपन बॉर्डर पे ही गार्ड देते हैं। तो ओह। ये एक ऑर्बिट प्लेस है। ये क्या और नाम बताया मणिपुर आपने से इस जगह का? व्हाट वाज दिस प्लेस? ये है, नागालैंड से पहले जाना पड़ेगा मोन, MON, ये हाँ, हाँ, एक विलेज है। हाँ, और हाँ, फिर मोन से आपको जाना है लुंगुआ, लोंगवा। LUNGUWA। ओके। तो आप और उनसे मुलाकात हुई आपकी, आप जब गए? आई मीन इट इज हाँ वेरी हाँ। डेंजरस ऑब्वियसली, तो दे एक्सेप्ट आउटसाइड हाँ, पीपल? नहीं, बहुत कम, एक दो से ही वो लोग बात करते हैं। और वहाँ के जो बच्चे हैं वो हम्म, लोग अभी भी जैसे नॉर्मल चल रहे, सडनली हम लोगों को अगर किसी ने डरा दिया तो हम लोग भागते हैं, दो पैर में ही भागते हैं, रन। हाँ, हाँ, लेकिन वो लोग सडनली भागते भागते मतलब चार पैर से भागना स्टार्ट कर देते हैं, ओ, सब बच्चे वहाँ के। तो वो अभी भी उतना डेवलप नहीं है, गवर्नमेंट वो लोगों को जो कपड़ा देते हैं वो लोग अभी वही पहने हैं। हम लोग जैसे जुलाई में गए थे उस टाइम पे गर्मी था, लेकिन वो लोग स्वेटर ही पहने हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि स्वेटर विंटर में पहना जाता है और नॉर्मल हम लोग ओ। कपड़े समर में पहनते हैं। तो तो बात सेंस उन क्या लोगों को है। हिंदी में करते हैं वो लोग, या उनको समझ नहीं में आते नहीं, हैं? वो अपना उनका अपना लैंग्वेज है। वो लोग एक मतलब एक दूसरे को जंगल में सिटी दे के बुलाते हैं, अपना अपना लैंग्वेज से बुलाते हैं। ओ, और वहां पे एक इंसान है, एक लड़का जो अभी वहां से बाहर आके पढ़ाई लिखाई किया है थोड़ा, तो हाँ, हाँ, उनके थ्रू हम लोग बातचीत करते थे। वो अच्छा, साथ जाते थे, वो हम लोगों का भी लैंग्वेज समझते हैं और उनका भी। तो ओ। हम लोग थोड़ा इंटरव्यू लिए थे, उनका फोटोज वीडियोस कुछ लिए थे, तो वो बीच में वही जो थे वो बात करा रहे थे। तो आपने वो इंटरव्यू वगैरह जो लिया, आपने वो कहीं पोस्ट किया है आपने फेसबुक नहीं वगैरह नहीं, पे? कहीं पोस्ट नहीं किया, फोटोज पोस्ट किए हैं हाँ, लेकिन हाँ, वीडियोस मेरे पास है, मैंने कहीं पे पोस्ट नहीं किया। ओके। बिकॉज आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सी दोज पोस्ट किए फोटोज, हैं। एटलीस्ट वो फोटोज मैं देखता हूँ आपके फेसबुक प्रोफाइल में होंगे शायद। हाँ हाँ, ओके, है मेरे पे। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। आई मीन इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा डेंजरस भी है, बिकॉज यू नो सिंस दे आर दी people who are tribal basically and not very हम्म, familiar with the outside world, तो you do not know कि वो बाहर के लोगों को कैसे accept करते हैं, मतलब उनको कितना open heartedly they will welcome outside people। हाँ, तो लेकिन वो लोग हार्मफुल बिल्कुल नहीं है। मतलब आप उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो भी ओके, आपसे अच्छे से ही बात करेंगे। अच्छा, ऐसे नहीं है कि वो लोग हार्मफुल है। वो ओके, वो लोग हम लोगों से डरते थे कि हम लोग बाहर से आए हैं तो हाँ, कुछ हाँ, गलत नहीं करे। वो ओके। लोग ही डर रहे, हम लोगों को जहाँ पे डरना चाहिए। बिकॉज वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि आज की डेट में भी देर इज अ ट्राइब हु आर बेसिकली कैनिबल्स, यू नो, मैन ईटर्स बोलते हैं जैसे। सो आई वाज थिंकिंग कि if this is the same tribe, or that might be a different tribe, probably that is in much more a remote area हो सकता है। I do not know, but I have हो heard। सकता है, लेकिन ये लोग मैन ईटर्स नहीं है। Okay, ये जैसे होते हैं ना, दो विलेज में अगर कहीं पे झगड़ा हुआ कि मतलब दूसरा विलेज के ऊपर कौन कैप्चर करेगा, right, तो right, जो right, मारपीट वाला जो सीन होता है युद्ध वाला, उसमें हाँ, ये लोग सर काट के अलग कर देते, इसीलिए okay, ये लोगों को हेड हंटर्स head बोला and this जाता है बोलते हैं, okay, कि कौन कितना हेड कलेक्ट किया। okay, that's interesting। Okay, so in 2019 January, uh, is when you did, you know, Nepal Mustang Valley, and you did it on the same Gayless scooter, और वो भी winter में आपने किया था, and this was I think probably one of the toughest ride of your life till now, right? And by doing this, और ये आपने अप्रैलिया पे ही किया था शायद।
And for this particular ride only, I think you got registered by India Book of Records as the first female rider with gearless from India to visit Mustang in Nepal and complete the entire circuit. So tell us something about this experience. I mean, this although the Myanmar wala ride आपका most adventurous था, but ये Mustang Valley wala, it was one of your toughest ride. So and this was your solo ride, or did you do it with group? नो, इसमें भी मेरे साथ और एक राइड पार्टनर थे जो कि नेपाल से ही। अच्छा, okay. Okay, so can you tell us something about this experience of yours? जब मैंने पहले लद्दाख किया, उसके मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो उसके बाद एक हुआ कि और टफ क्या हो सकता है, तो हम लोग उसके बाद सीख गए कि हाँ, गूगल कर सकते, गूगल पे देख सकते। तो जहाँ भी गूगल पे लिखे कि वर्ल्ड टफेस्ट रोड बोल के, तो उसपे पहले ही आया नेपाल मुस्तांग। तो उसमें से थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि क्या बात है, चलो देखते हैं ये क्या है। तो 2016 से 19 2-3 साल हो चुका है, कनेक्शन बहुत बढ़ गया है लोगों से। तो सबसे पूछे कि भैया सीनियर जैसे कि ये कहाँ है, इस पे जा सकते हैं कि नहीं। तो 90% ने बोला कि नहीं, गियरलेस पे तो मुस्तांग टफ है, नहीं जाना ही ठीक रहेगा। कि मतलब 10% ही था जिन्होंने बोला था कि हाँ जा सकते हो, बाकी 90% ने ना ही कर दिया था। तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, चलो एक बार ट्राई करते हैं। बिना ट्राई किए मतलब हार मानेंगे, इससे अच्छा एक बार ट्राई तो करूँ। तो वो सोच के नॉर्मल एक रूट बनाया, उसमें तीनों ही था। नेपाल का 2 पार्ट होता है, मुस्तांग और मनंग। तो मैंने उसपे 3 पार्ट रखा था। सोलुखुम्बु जो एवरेस्ट बेस कैंप है, उसके बाद मुस्तांग, उसके बाद मनंग। तो उसपे सोलुखुम्बु मेरा कंप्लीट हो गया। मैं घर से बॉर्डर जो है 600 किलोमीटर है, जोगबनी बॉर्डर होके मैं गई थी बिहार से। और फिर वहां से सोलुखुम्बु जो बेस कैंप है एवरेस्ट का, वो सर्किट करके उसके बाद मैं मुस्तांग के तरफ गई। तो वो राइड मेरे मतलब लाइफ का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड था। वो एक स्ट्रेच जो है, जो मुक्तिनाथ का स्ट्रेच बोला जाता है, मुस्तांग का स्ट्रेच बोला जाता है, उसमें कोई भी राइडर को सब चीज मिलेगा। आपको वहाँ पे मड मिलेगा, स्लश मिलेगा, स्नो मिलेगा। 30 to 35 किलोमीटर आपको रिवर पैच में चलाना है। सिर्फ टायर मार्क देख के आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई रोड नहीं है। अच्छा। उसके बाद स्नो तो है ही, उसके बाद नॉर्मल हाईवे भी है, 3-4 किलोमीटर पिच रोड भी है। तो एक होता है ना, सब चीज का कॉम्बिनेशन मिला के एक राइड होता है। तो वो सब चीज मुझे उस टाइम पे मिला। और मैं गई थी जनवरी में, विंटर, फुल विंटर पे। तो उसपे 2-3 दिन कंटिन्यू स्नो 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 होता गया। तो नी तक स्नो हो गया, उसमें भी स्कूटी को लेके जाना, वो मेरे लिए भी एक चैलेंज हो गया। वहां पे उस टाइम पे जाके चैलेंज हो गया, मतलब खुद से चैलेंज हो गया वो, कि नहीं अब तो जाना ही है। और क्योंकि एप्रिलिया का टायर, स्टॉक टायर बहुत ही सॉफ्ट कंपोनेंट का है, तो बहुत हिट किया रास्ते में। लकीली कहीं हम लोग गिरे नहीं। तो फिर वो हो गया स्ट्रेच कंप्लीट, फाइनली मुक्तिनाथ तक हम लोग पहुंच गए। तो आपने जनवरी में ही क्यों डिसाइड किया जाना? बिकॉज जनवरी में वो तो आपको तो उतना तो आइडिया रहेगा कि उस टाइम स्नो वाला टाइम रहता है। एंड गेयरलेस स्कूटर पे, क्योंकि स्कूटर के व्हील्स भी थोड़े छोटे होते हैं typically. I mean, it's quite small actually, rather than बाइक्स के जो बड़े टायर्स होते हैं। और उनके टेक्सचर जो टायर्स का होता है वो भी डिफरेंट होता है। एप्रिलिया और स्कूटर्स बाकी के आई डोंट नो दैट मच, बट आई थिंक उनके स्कूटर्स का जैसा आप बोल रहे हो कि वो बहुत ही सॉफ्ट कंपोनेंट के टायर्स होते हैं। तो in spite of knowing all these things, still you decided that you want to do Mustang in January. एक्चुअली ना फेसबुक पे बहुत देखते थे सब, विंटर लद्दाख, विंटर स्पीति कर रहे। तो वो स्नोई वाला फोटो देख के अंदर से होता था कि कभी मैं भी जाऊंगी। अब लद्दाख तो 2 बार हो आए, 2 अलग अलग सीजन में। तो लद्दाख मुझे जाना नहीं था, और स्पीति मुझे फिर से करना है कि थोड़ा रेनी सीजन में, जहाँ पे जिस टाइम पे थोड़ा ऑफ रोड ज्यादा मिले। मैं थोड़ा सा ऑफ रोड फ्रीक हूँ। तो ऑप्शन एक ही बचा था कि नेपाल विंटर में जाना ही है। और नेपाल का एक चीज अच्छा है कि मुस्तांग सर्किट पे आपको कहीं पे रोकेगा नहीं।
स्नोफॉल हो या नहीं हो, कितना भी हो, आपको रोकेगा नहीं वहां पे। अच्छा। जैसे स्पीति लद्दाख बंद हो जाते हैं ना, हाँ नेपाल हाँ। बंद नहीं होता कभी। अच्छा। लेकिन नेपाल का जो नेक्स्ट अलग जो दूसरा साइड है मनंग, वो आपको रोक सकता है। मतलब वो हम लोगों को भी रोक दिया। लास्ट हम्म। 20 किलोमीटर हम लोग नहीं जा पाए मनंग के, ओके। क्योंकि वहां पे स्नोफॉल की वजह से रोड बंद था। ओके। लेकिन ये मुस्तांग सर्किट कभी क्लोज नहीं होता, हाँ हाँ। तो इसीलिए मैंने मुस्तांग डिसाइड किया। तो इसके लिए आपने क्या प्रिपरेशंस किए थे? बिकॉज उससे पहले तो आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका था, यू ऑलरेडी डिड म्यांमार, 2 बार लद्दाख कर चुके थे, एंड देन बाकी और भी सब लॉन्ग राइड्स किया। तो इसके लिए आपने स्पेशली कुछ प्रिपरेशन किया था फॉर मस्तांग वाली? स्पेशली तो कुछ प्रिपरेशन नहीं था, मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मतलब वापस नहीं आना है, कोई भी सिचुएशन आ सकता ओके। है। और जैसे सब लोग बोलते हैं ना कि नेपाल आप जाओगे तो बहुत पेशेंसली आपको जाना पड़ेगा। वहां पे इतना ऑफ रोड है, डे 2 से पता चल जाता है। मेरे राइड फर्स्ट डे जो था उसमें हाईवे था। हाँ हाँ। नेक्स्ट डे से हमको पता चल गया कि क्यों बोला जाता है नेपाल को कि वर्ल्ड टफेस्ट रोड, डेंजरस रोड, क्योंकि ओके। वहां पे रोड है ही नहीं। काठमांडू पोखरा जो सिटी है वो छोड़ के पूरा नेपाल में ही सिर्फ आपको ऑफ रोड मिलेगा। अच्छा। तो ये चीज पहले से ही मेंटली प्रिपरेशन लेके जाना पड़ेगा कि पेशेंस नहीं खोना है, कितना भी ऑफ रोड आए नहीं खोना है, ये एक चीज होता है। और बाइक पे तो कुछ प्रिपरेशन ले नहीं सकते स्कूटी पे, क्योंकि राइट। उसका एप्टिलिया का व्हील बेस इतना ऑड है और उसमें आपको सिर्फ सॉफ्ट कंपोनेंट का टायर ही मिलेगा। ओके। अभी तक डुअल स्पोर्ट टायर आया नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास कि हम लोग कुछ राइट। चेंज करें उसके लिए। तो बस इतना ही एप्रिलिया प्रिपरेशन। के लिए वहाँ पर वैसे अगर मैकेनिक वगैरह की ज़रूरत पड़ती तो एप्रिलिया के मैकेनिक्स वगैरह उस तरफ हैं अवेलेबल? नहीं, नेपाल में काठमांडू जो मेन सिटी है और हाँ पोखरा जो दो बड़ा मेन सिटी है, वो दो जगह पे है। बाकी आप पूरा नेपाल में सिर्फ एप्रिलिया का नहीं, जैसे ये मुस्तांग स्ट्रेच में हाँ पूरा हाँ। जो एक 110 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वहां पे कोई भी बाइक या कोई भी कार, किसी भी चीज का कोई मैकेनिक नहीं है। वहां पे पूरा दिन पे एक बस चलता है अप डाउन, ओके। उसमें भी शायद 2 या 3 या 4 पैसेंजर्स होते हैं। अच्छा। और पेट्रोल पंप, नो होटल्स, मतलब कुछ नहीं है वहां पे। तो पूरा सो ही आपको अपने ऊपर डिपेंड करके जाना पड़ता है उस ओके। जगह पे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, नाउ आपने लद्दाख भी कर लिया, नेपाल भी कर लिया, एंड देन म्यांमार भी कर लिया, बाकी नॉर्थ ईस्ट भी किया है। So what all other dream rides that you want to do on your careless? एक तो पार्ट पार्ट तो इंडिया का कुछ कुछ जगह ही घूमे हैं, हाँ हाँ। लेकिन राजस्थान साइड अभी तक मेरा हुआ नहीं। ओके। और फिर एक मेरा ड्रीम है कि ऑल इंडिया में सोलो करूं। ओके। मतलब सोलो मीन्स सोलो, ओके। इसमें कोई राइडिंग पार्टनर नहीं रहेगा, तो ये एक ड्रीम है। अच्छा। और नेक्स्ट बाहर जाने का तो ड्रीम है ही, क्योंकि नेपाल, भूटान, ये सब हम लोगों का होता है ना, मतलब हाँ हाँ। नेबर कंट्री। लेकिन राइट। एक्चुअल जो कंट्री है, जैसे अभी तो पेरिस भी हम लोग बाय रोड जा सकते हैं, हाँ हाँ। और थाईलैंड भी हम लोग बाय रोड जा सकते हैं। राइट। तो ये सब इन फ्यूचर है, ड्रीम लाइनअप ओके। है कुछ की करूँ ये सब। और ये सब आप गियरलेस स्कूटर पे ही करना चाहते हो? हाँ जी, मैं इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत कोई होता है ना हम लोग में से जो गियरलेस से स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। Hello everyone, I am Riya Roy from Asansol, West Bengal and India Book of Record holder for visiting Mustang Valley, Nepal on Gearless from India. और आप मुझे आज सुन रहे हैं ऑन कैंडी टॉक्स विद भरत वी। तो क्या होता है ना, सब बहुत कोई होते हैं जो गियरलेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद सडनली विद गियर और बाइक में स्विच कर जाते हैं। तो मेरा ये है कि मैं अभी और आने वाले 1-2 साल में भी गियरलेस में ही स्टिक रहूं, क्योंकि ये मेरा एक मैसेज है सोसाइटी में उन लड़कियों के लिए, वो जो हाउसवाइफ ऐसे भी है, मैरिड अनमैरिड, सबके लिए, कि आप लोग भी बाहर घूमो।
तो ना सोसाइटी में एक गलत मैसेज चला जाता है कि घूमने के लिए बाइक मैंडेटरी है, या राइट। फिर कोई भी लड़की घर से, जैसे मैंने जब शुरू किया था मेरे पापा ने मुझे स्कूटी दिया था ओनली ट्यूशन पर्पस, ओके। लेकिन मैंने उसी से स्टार्ट किया। हम्म। तो मेरा भी मैसेज उनको यही रहता है हमेशा, जो सुनेंगे आगे जाके ये वीडियोस, कि आप लोग भी बाहर निकलो, आपके पास अगर स्कूटी है आप उसी से घूम सकते हो। राइट। और अभी अगर मैं स्कूटर से सडनली बाइक पे जंप कर जाऊं, मेरे लिए वो अपग्रेडेशन होगा, लेकिन दूसरों के लिए शायद ना हो। वो लोग शायद डिमोटिवेट हो जाए कि अच्छा घूमने के लिए तो बाइक मैंडेटरी है। तो राइट। ये चीज अभी नहीं करना है। मैं अपने लिए तो जरूर बाइक में अपग्रेडेशन करूंगी, हम्म। लेकिन आने वाले 1-2 साल तक मैं गियरलेस पे ही स्टिक करूँ। ओके। सो अपार्ट फ्रॉम दीज राइड्स, आई थिंक आपने ट्रैकिंग भी किए हैं। 2020 में ही आपने यू डिड अ शॉर्ट ट्रैक एट केदारनाथ, राइट? हाँ, नो सॉरी, नो, इट वाज केदारनाथ। केदारकांत। केदारकांत हम्म, उत्तराखंड में, and that हाँ was your first trek, or I think you did the summit at 12,500 feet. So how was this experience? I mean, this must have been altogether a different experience from biking, right? हाँ, ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मैं आसनसोल से साकरी, जहाँ से बेस शुरू होता है, वो Hmm. केदारकंठ का बेस है जहाँ पे, वहां तक मैं बाय रोड गई कार। उसके बाद वहां से ट्रैक शुरू हुआ। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस है, जहाँ पे लगेज खुद को कैरी करना पड़ता है, टाइमली खाना होता है। जैसे 8 to 9 पे ही आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। अनलिमिटेड फूड है, लेकिन टाइम अनलिमिटेड नहीं है। Okay. आपको वो 1 घंटे में ही खाना है। उसके बाद आपको 4 घंटा वर्किंग वर्किंग करना है। उस पे सारा चीज आता है। जैसे स्नो तो इतना मिला, स्नोफॉल में स्टार्ट किए, स्नोफॉल में खत्म हुआ, बारिश मिला। तो Okay. उसके बाद शाम होते ही एक जगह पे फिर से टेंट लगता है, जहाँ पे स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। लेकिन उस एक अच्छा चीज है, वो हर एक चीज सिस्टेमेटिक वे पे होता है। तो Uh-huh. राइड पे वो चीज नहीं हो पाता। राइड पे हम लोगों को जहाँ भूख लगता है हम लोग खड़े होकर खा लेते हैं, Correct. Correct. कहीं पे भी रुक जाते हैं। लेकिन Yeah. इसमें एक सिस्टमेटिक वे है, टाइम आपका फिक्स्ड किया हुआ है, आपको Mhm. उसी टाइम पे खाना है, उसी टाइम पे उठना है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है लाइफ स्टाइल के लिए, हम लोगों के Mhm. लिए। हम लोग जब वापस आए उसके बाद वही चीज हम लोग फॉलो किए बहुत Follow कुछ दिन। करते अभी रहे। तो फिर फिलहाल Okay. बिगड़ गया। तो ये आपने तो किसी ग्रुप के साथ किया रहेगा, ये ट्रैकिंग जो आपने किया था? ग्रुप नहीं, ये फैमिली मेंबर थे एक्चुअली। अच्छा। तो लेकिन आप जो बोल रहे थे कि वहाँ पे टेंट लगते हैं और टाइम पे ये सब मिलता है, अच्छा, तो वहाँ पे ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर्स होंगे जो ऑर्गेनाइज करके देते होंगे ये सब, राइट? हाँ, वो लोग साथ ही चलते हैं हम लोगों के नीचे अच्छा। से, जहाँ से स्टार्ट किए वहां से। वो लोग भी ट्रेक करते हैं, हम लोग ओके। कभी करते हैं, वो लोग डेली करते हैं। ओके। टेंट वो ओके। लोग साथ कैरी कर रहे हैं, फिर रॉ फूड वो लोग साथ कैरी कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो हम लोगों अंडरस्टैंड। को जो ट्रेक करने में 4 घंटा लगता है, जैसे 3 किलोमीटर जाने में, तो वो लोग 2 घंटे में चले जाते हैं। जाके पहले से ही रूम रेडी कर दिया, हाँ हाँ। नॉर्मल टेंट रहता है बहुत। राइट। ऐसे भी हुआ रात को सोए तो मिडनाइट पे उठ के देख रहे पूरा टेंट के अंदर स्नो और पानी आ चुका है। अच्छा। और फिर हम लोग को किचन टेंट में शिफ्ट कराया गया, और फिर मिडनाइट को इतना स्नोफॉल हुआ किचन टेंट गिर गया। ओह। तो ये सब ओके। बहुत थोड़ा डरावना एक्सपीरियंस भी था, लेकिन अच्छा भी था। ओके। ओके। और इस ट्रैकिंग में आपका पर पर्सन के हिसाब से कितना कॉस्टिंग आता होगा? ये 6,500 में हो जाता है। ओके। 4 या 5 दिन का ट्रेकिंग रहता है। तो ओके। ग्रुप जितना बड़ा होता है आपका अमाउंट कम होगा, अगर ग्रुप हम्म। छोटा रहेगा तो आपका अमाउंट बढ़ता बढ़ रहेगा। जाएगा। एनी मोर अपकमिंग ट्रैक्स दैट यू आर थिंकिंग टू डू? नहीं। राइड है बहुत, लेकिन ट्रेकिंग ठीक है, कभी हुआ तो, बट वंस इन अ वाइल, वंस वो इन अ वाइल बहुत एक बार हो चलना गया। पड़ा। हाँ ओके। हाँ। ओके। So, Ria, I believe you also started to face a lot of challenges from your family, from your society, especially in terms of riding. So, can you tell us something about these challenges and how you overcame these challenges? जब मैं स्टार्ट की थी 2016 में, तब मेरे फैमिली में किसी को पता नहीं था, क्योंकि Mhm. मैं घर से दुर्गापुर पढ़ने के लिए रहती थी 40 to 45 किलोमीटर, लेकिन मैं वहीं पे रहती थी।
ओके। तो ये मतलब मेरे मम्मी का पापा को पता नहीं था कि मैं राइड पे गई हूँ। ऐसा भी सीन हुआ कि मैं पंजाब में ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, पापा पूछ रहे कहाँ हो, तो बोले कि कॉलेज कैंटीन में है। अच्छा। लेकिन एक है कि फैमिली मेंबर मेरे भैया थे, हाँ हाँ। उनके साथ मैं थ्रू आउट जर्नी पे मेरा कनेक्शन था कि मैं ओके। भैया यहाँ पे हूँ वहां पे हूँ। लेकिन अच्छा। मेरे मम्मी पापा को तब पता नहीं था, उनको तब पता चला जब मैं टीवीएस पे गई, क्योंकि उस पे घर में से परमिशन लेना मैंडेटरी था अच्छा। और उन लोगों को भी फैमिली से बात करना था, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओके। तो प्रॉब्लम तो बहुत फेस किए पहले, तो अपने घर में प्रॉब्लम वो हम्म। समहाउ, अभी तो सब मैनेज हो गया, अभी मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, ओके। बाकी फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करते हैं। हम्म। लेकिन सोसाइटी में कुछ ज्यादा कुछ चेंज अभी तक हुआ नहीं। राइट राइट। तब भी जो सुनते थे अभी भी वही सुनते हैं नॉर्मली। लोग इसको ना नहीं बोलते हैं कि आप राइड पे जा रहे हो, हाँ आप हाँ। ट्रैवल पे जा रहे हो, आप ऐसे बोलते हैं कि हाँ वो तो घूमता ही रहता है। ये जो हाँ। टर्म होता है ना कि वो तो घूमता ही रहता है, ये करेक्ट। उतना अच्छे से सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं करते। लेकिन मुझे पता है कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा को पता है। और हम्म। एक बात होता है ना, जब आपको आपका फैमिली सपोर्ट कर देता है, उसके राइट। बाद सोसाइटी क्या बोले नहीं बोले उसमें एग्जैक्टली। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। यही बात है, पहले मुझे भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता था, उसके बाद धीरे धीरे जब फैमिली मेंबर सपोर्ट किया, अभी जब बाहर वाले कुछ बोल भी देते तो मम्मी पापा भी बोल देते कि हाँ ठीक है, घूमने ही जाती है, कोई इशू नहीं है उसमें। हम राइट। लोग बाई कार जाते हैं तो वो बाइक पे जाती है, उसका हाँ। खुशी है उसमें। तो अभी एडप्ट कर रहे सोसाइटी, लेकिन उतना भी जल्दी से नहीं कर रहे। राइट बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है, आशा करते हैं आगे होगा। क्योंकि बॉयज में तो सब लोग कर लेते हैं कि हाँ ठीक राइट। है, और हम लोग कितना भी इक्वेलिटी बोल ले, लेकिन हम्म। फेस करना पड़ता है, कोई नहीं, भी आई लड़की थिंक को बाहर। आजकल इसके बारे में अवेयरनेस तो काफी खैर बढ़ता जा रहा है, बट यू आर राइट। आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस ऑल्सो, क्योंकि जो थोड़ा सा नॉट सो मच डेवलप्ड सिटीज हैं, यू नो, वहाँ पे इस टाइप का थोड़ा सा माइंडसेट शायद प्रिवेलिंग रहेगा। बट इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली, मुंबई, पुणे, और यू नो एनी अदर मेजर सिटी, वहाँ पे तो फॉरगेट नॉट ओनली द बॉयज बट इवन गर्ल्स दे राइड। आई मीन वो लोग बड़े लॉन्ग लॉन्ग राइड्स करते हैं। इन इवन आपका ऑब्वियसली शिलोंग गुवाहाटी, दिल्ली में तो हाँ। शिलोंग गुवाहाटी से भी बहुत, बिकॉज आई हैव स्पेंड माई एंटायर यू नो चाइल्डहुड इन शिलोंग। मेरा पूरा बचपन वहीं गुजरा है, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आज भी जो शिलोंग में हैं, नागालैंड, गुवाहाटी में इस तरफ हैं। हाँ, नॉर्थ तो ईस्ट तो है पूरा, हाँ। वो लोग है ना, नॉर्थ ईस्ट में वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा फॉलो करेक्ट होता है। करेक्ट क्योंकि मैं करेक्ट। खुद वहां पे दो बार गई हूँ, तो राइट। उसमें वो चीज अच्छा है। या। लेकिन हम लोगों का ये जो वेस्ट बंगाल एरिया है, यहाँ हाँ। पे उतना वेस्टर्न कल्चर अभी तक फॉलो नहीं हो पा रहा है। वेस्ट बंगाल ले लो और या फिर उड़ीसा ले लो, मतलब एंड प्रोबेबली अ पार्ट ऑफ बिहार आल्सो, उधर भी ये हम्म। सब थोड़ा सा वो माइंडसेट अभी इतना डेवलप नहीं हुआ हाँ, है। एक्चुअली ये सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ लड़की के लिए है। मेरे हम्म। ऐसे बहुत सारे दोस्त है, बॉयज है, जिनका पैशन है कि हम लोग राइड करें, लेकिन हाँ उनका हाँ। मम्मी पापा नहीं छोड़ते हैं। नहीं ऐसा करने नहीं है देते। कि सिर्फ लड़की के लिए ही है, उनको ओके। बाइकिंग या राइडिंग, ये चीज कहीं ना कहीं होता है ना, एक डर भी होता है। हाँ क्योंकि हाँ। इधर में एक्सीडेंट इधर भी बहुत होते हैं, तो हम्म। मम्मी पापा का एक मन में डर घुस जाता है कि आप प्लेन से जाओ, आप कार से जाओ, आप बस से जाओ, राइट। लेकिन आप बाइक से नहीं जाओ। बाइक से नहीं तो जाओ। अवेयरनेस तो हम लोग करने का कोशिश बहुत करते हैं, छोटा छोटा ग्रुप राइड करके, हेलमेट जैकेट ये सब पेरेंट्स लोगों को समझाते भी हैं। हम्म। तो पहले तो सब समझ जाते हैं, जैसे ग्रुप में 3-4 लड़कियां तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है जाओ करो। जैसे लद्दाख में ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, फर्स्ट टाइम जब मैं लद्दाख गई, तो वार मेमोरियल में एक बंगाली फैमिली मिला था, वो लोग भी कोलकाता से थे। ओके। तो वो लोग मतलब एकदम आके हग किए, सब थोड़े एजेड थे, तो हग करके बोलते हैं कि बंगाली लड़की ऐसे आए हो, बहुत मम्मी पापा का तो बहुत साहस है, ये है।
लेकिन यही बात जब उनके फैमिली के कोई लड़की के बारे में आ जाता है कि मम्मी जाने दो, हाँ, तब लेकिन वो लोग नहीं जाने देते। नहीं जाने देते। दूसरों को वो भी इनकरेज करेंगे, लेकिन राइट। यही बात अगर आप लोग भी छोड़ो अपने घर के लड़की को, तो वो हाँ लोग हाँ, भी निकल सकते हैं ना। करेक्ट तो करेक्ट, देखिए एब्सोल्युटली इसमें तो करेक्ट। काम तो कर ही रहे हम लोग, या सोशली जितना हो पाता है करते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई ऐसे सोशल राइट्स वगैरह के लिए कोई हेल्प करता है वहाँ पे लोकल आसनसोल में, या हाँ, आप यहाँ लोग पे सब मिलके खुद बहुत, ऐसे ही करते हैं? नहीं नहीं, यहाँ पे हेल्प इन द सेंस यहाँ पे ग्रुप बहुत है, बहुत बड़े भी ग्रुप है, बहुत सीनियर राइडर के भी ग्रुप है, जिन्होंने बहुत राइड किया है, ऑलमोस्ट हम्म। 25 कंट्रीज किए हैं। तो मेरा सारा ऑफबीट प्लेसेस मैं उन्हीं से लेती हूँ। ओके। तो वो भी है, बहुत सारे यहाँ पे कैंपिंग करते हैं गर्ल्स अवेयरनेस लेके, जैसे ओके। ट्री प्लांटेशन लेके। तो राइट। उसमें हम लोग का कोशिश रहता है कि पेरेंट्स को भी लोग लेके आए, ताकि हम लोग समझा पाए हम्म। कि हम लोगों को भी छोड़ा जाए आगे राइड के लिए। राइट। तो हेल्प तो डेफिनेटली मिलता है, और अभी तो बहुत डेवलप हुआ है। ओके। आज से 4 साल पहले तो एक दो ग्रुप था, अभी तो बहुत हम्म। डेवलप हो गया है। ओके। तो आपका कोई प्लान है आपका इन फ्यूचर, जैसा आप बोल रहे हैं राजस्थान आपका एक है पाइपलाइन में, व्हाट अबाउट योर राइड टुवर्ड्स महाराष्ट्र, टुवर्ड्स साउथ इंडिया? प्लान तो ऑब्वियसली है, एक्चुअली वो ऑल इंडिया पे ही मैं, उसी में ही जैसे आप मेरा कवर नॉर्थ करेंगे? ईस्ट में, हाँ नॉर्थ ईस्ट में मेरा जैसे 5 स्टेट अच्छे से कवर हो चुका है। या। तो उस टाइम पे ना मैं नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा कम टाइम देके, बाकी का टाइम मेरा जो नहीं हुआ है, जैसे राइट। महाराष्ट्र राजस्थान ये साइड, पुणे साइड, ये साइड नहीं हुआ है, तो ये साइड में थोड़ा ज्यादा टाइम देके राइड करूंगी। सो व्हेन आर यू और प्लानिंग लोकल दिस ऑल इंडिया का, आप कब प्लान कर रहे हैं? प्लान तो पोस्टपोन्ड हो गया कोरोना की वजह से। तो अच्छा। अभी देखते हैं ये कब खत्म होता है, इसके अच्छा, बाद ही। अदरवाइज आप ऑलरेडी इस टाइम ऑल इंडिया राइड पे होते, अदरवाइज हाँ होते हैं। एग्जाम्स के बाद? ओके। हाँ। ओके, दैट्स, आई जस्ट होप कि ये जल्दी से जल्दी लिफ्ट हो जाए कोरोना का पैंडमिक, एंड देन बिकॉज इवन आई एम नॉट एबल टू डू माय राइड्स बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज मुझे, हम लोग का भी नेपाल का प्लान था एंड देन वो कैंसिल हो गया, एंड देन नॉर्थ ईस्ट का प्लान बनाया था, सभी सब कुछ कैंसिल हो गया। सो विल जस्ट वेट मेरा फॉर तो दिस। मतलब केदारकंठ से मैं जब वापस आ रही थी, हम्म। तो वहां से मेरा ट्रेन था दिल्ली का। दिल्ली से 3-4 दिन का एक छोटा सा ट्रिप था। फिर वहां से मेरा था बैंगलोर, बैंगलोर पे जाके वहां पे मुझे लेना था एक स्कूटर एप्रिलिया, ओके। जैसे रेंट पे, और वो लेके वो कुन्नूर साइड का जो एक गोल स्ट्रेच होता है हाँ हाँ। अलापुजा, वो पूरा कंप्लीट करना था। तो ओह। फिर नहीं हो पाया, सारा टिकट कैंसिल हो गया। उसके बाद वापस 2 दिन, लॉकडाउन के 2 दिन पहले ही लकीली घर पहुंच ओके, गए। चलिए at least you reached home safely. So that's we just hope that जो भी आपकी पाइपलाइन में है राइट्स, बहुत जल्दी पूरी होंगी वो सब, as soon as the corona pandemic gets over. So this brings us to the end of this episode. Ria, thank you so much for joining us today. It was simply wonderful talking to you and to hear about your experiences. Any parting message for all the younger upcoming riders, especially the lady riders, or rather I'll say not just the lady riders, say women. फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक्स टू यू कि एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं अपना मैसेज शेयर कर सकती हूँ। My pleasure. और मैं लेडी राइडर हो या कोई भी जो राइड करना चाहता है, चाहे वो बॉय हो गर्ल हो, मैं सबको यही बात बोलना चाहती हूँ कि एक बार राइड करके देखो। जब तक आप किसी चीज में नहीं आओगे आपको पता नहीं चलेगा। हम लोग अंदर Right. से डरते हैं कर पाएंगे कि नहीं, Yeah. लेकिन पहले आप एक बार ट्राई करो। उसके बाद वो होता है ना कि आप एक बार अगर घुस गए तो आप जरूर निकल जाओगे वो सिचुएशन Correct. से। सरवाइव करना इंसान खुद सीख जाता है, राइट? तो Yeah. आप लोग डरो नहीं, एक बार आओ। और वुमेन और कोई भी लेडी जो ये सुन रहे हैं, हम उसको बोलना चाहते हैं कि आप लोग घर में कन्विंस करो, मम्मी पापा को समझाओ, राइड करना गलत बात नहीं है। आप लोग कार में घूमते हैं और हम लोग स्कूटी पे घूमते हैं,
और घूमने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बाइक ही मैंडेटरी है या फिर हायर सीसी मैंडेटरी है, आप एक राइट। स्कूटर से भी कहीं भी जगह जा सकते हैं, बस व्हील पावर होना बहुत जरूरी है। तो गिव अप नहीं करना है, कहीं भी आप बनाओ कि हमको जाना है तो वो जाना ही। थैंक यू। Very right. Thank you so much, Riya, and all the very best of luck to you for all your future rides. And Thank you so take care, stay home, stay safe. Bye. Take care. So that was Riya Roy, India Book of Records holder for visiting Mustang Valley in Nepal on her gearless scooter, truly daring to complete these tough terrain rides on her gearless at a mere age of 24, and Ladakh on her very first ride, that too without any prior experience. India Book of Records holder, very well deserved. Thank you all so much for listening to this episode of the podcast show Candid Talks with Bharat V. If you like the show, please do like, subscribe and share with others. If listening on Apple Podcast, do not forget to rate 5 stars. If on Spotify or YouTube, please do not forget to like, subscribe and share. इसके साथ हम आज का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले शो पर, अगले नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ, नए अंदाज में on Candid Talks with Bharat V. Stay home, stay safe. This is Bharat Vatsa signing off for today. दुआ में याद रखना। जय हिंद।